रिसेंटली हमास ने गाज़ा पट्टी से इजराइल के ऊपर एक आतंकवादी हमला किया। ये आतंकवादी हमला लैंड, सी और एयर तीनों ही जगहों से किया गया। इस आतंकवादी हमले के क्या मायने हैं, हमास कौन है, हमास ने ऐसा क्यों किया, जियोपॉलिटिकली इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगेन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को 1948 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग के बाद से ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड फुल एनालिसिस के साथ एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत साल 1939 में हुई थी, जहाँ पर एक तरफ थे अलाइज कंट्री जिसमें शामिल थे सोवियत यूनियन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। वहीं दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर जिसमें शामिल थे इटली, जापान और जर्मनी। यूके ये बात अच्छे से जानता था कि जर्मनी ने अपनी एयरफोर्स के दम पर, जिसको लुफ्तवाफे के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप में अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर ली है। जर्मन एयरफोर्स इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अब वो आसानी से रात में लंदन में जाकर एयर बॉम्बिंग कर कर आने लग गई थी। ऐसे में यूके ने डिसाइड किया कि जर्मनी को हराने के लिए रूस का सपोर्ट लिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे कुछ कारण थे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेन रीजन हैगा वो है यूके की पॉलिसीज। यूके ये बात अच्छे से जानता था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया है, उसी का नतीजा था कि यूके अपनी कॉलोनीज में, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की हो या फिर अफ्रीका की हो, एक फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट फेस कर रहा था। इसलिए यूके ये बात अच्छे से जान गया था कि अपनी कॉलोनीज की जो मैन पावर है उसको किसी भी तरीके के सोल्जर्स के रूप में एक्सप्लॉइट कर जर्मनी के खिलाफ यूके वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसीलिए यूके ने डिसाइड किया कि ज्यूज का सपोर्ट लिया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके पीछे एक और मेन रीजन था, वो है यूएसए में ज्यूज का इन्फ्लुएंस होना। यूके ये बात अच्छे से जानता था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए ने लेट एंट्री करी थी, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएसए ने लेट एंट्री करी तो इस बार यूके को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के कंपैरिजन में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी काफ़ी पावरफुल हो चुका है। ऐसे में यूके ने डिसाइड किया कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हमें यूएसए की पार्टिसिपेशन करवानी है तो हमें ज्यूस का सपोर्ट करना होगा। ऐसे में इसके दो फायदे होंगे। पहला, इजराइल के नाम से बनाए जाने वाले ज्यूस के इस नए देश की फॉर्मेशन में यूके का हाथ होगा, जिस वजह से ग्लोबल लेवल पर यूके अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। और दूसरा, मिडिल ईस्ट में अपने ऑयल रिजर्व्स की जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व कर पाएगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी था कि यूके अपनी छवि को सुधार लेगा, क्योंकि यूके पे ये लगातार आरोप लगते रहते थे कि उन्होंने अपनी जो कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं इनको एक्सप्लोटेशन के बेस पर लंबे समय से अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। लेकिन अगर यूके जर्मनी में होने वाले ज्यूस के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगा तो इससे ग्लोबल लेवल पर यूके की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। यूके ने अपनी इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ज्यूस की परमानेंट सेटलमेंट को मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में और जॉर्डन नामक कंट्री के वेस्ट में बढ़ावा देना शुरू कर दिया। एज यूजुअल यूके इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया और मुस्लिम्स यानी कि जो पैलेस्टीनियन थे और ज्यूज, इनके बीच में क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए कि यूके ने ये इशू यूएन के पास भेज दिया। यूएन ने साल 1948 में ये ऑर्डर दिया कि इजराइल नाम का ज्यूज का एक देश बनाया जाएगा और फिलिस्तीनियों का एक देश बनाया जाएगा, और दोनों की ही टेरिटरी को डिफाइन कर दिया। होली साइट जो कि जेरूसलम में हुआ करती थी उसको यूएन ने अपनी लीडरशिप में गवर्न करने का फैसला किया। यूएन के इस डिसीजन का मुस्लिम कंट्रीज़ ने, जो कि अरब कंट्रीज़ थी, काफ़ी विरोध किया। नतीजा, साल 1948 में इजराइल की फॉर्मेशन के साथ ही इन सभी देशों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। सरप्राइजिंगली इजराइल ने इन सभी कंट्रीज़ को एक बार में अकेले ही हरा दिया और 1948 में यूएन द्वारा फिलिस्तीन के टेरिटरी को, जो कि डिफाइन की गई थी, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। इसी तरीके के क्लैशेस दोनों ही देशों के बीच में होते रहे। साल 1967 में इजराइल ने 6 डे वॉर डिक्लेयर कर दी। हुआ ये था कि सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स थे उन्होंने इजराइल के ऊपर लगातार हमले किए, जिस वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करी और सभी देशों को एक बार फिर से अकेले ही लड़ाई में हरा दिया। लेकिन इस बार की विक्ट्री इजराइल के लिए पिछली बार की विक्ट्री से कहीं बड़ी थी, क्योंकि इस बार इजराइल ने इजिप्ट से सनाई पेनिनसुला, इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और सीरिया से गोलन हाइट्स लड़ाई में छीन लिए। साल 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसे योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में एक बार फिर से इजराइल ने इन सभी कंट्रीज को अकेले हरा दिया। समय बदलता रहा, कभी इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया, कभी गाजा पट्टी में बॉम्बिंग की, कभी गोलन हाइट्स में बॉम्बिंग की। लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब फिलिस्तीन, यानी कि जो गाजा पट्टी को भी रूल कर रहा है, वो एरिया भी फिलिस्तीन का जो कि पार्ट था, वहाँ की लीडरशिप में चेंज आ गया। हुआ ये कि वेस्ट बैंक की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इनडायरेक्ट वे में इजराइल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ गाजा पट्टी में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट कहीं से भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे
में साल 1987 में गाज़ा पट्टी के एक्सट्रीमिस्ट लोगों द्वारा हमास की फॉर्मेशन की गई, जो कि एक सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक क्या हो रहा था, फिलिस्तीन को एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जिसको फतह पार्टी के नाम से जाना जाता है, वही रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लीडरशिप के रूप में सामने आ गए थे और उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। इसी बीच साल 1993 में सितंबर 13 को इजराइल फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जब इजराइल और फिलिस्तीन ने यूएसए की लीडरशिप में ओस्लो पीस अकॉर्ड्स साल 1993 में आपस में साइन किए। इस समझौते के तहत पहली बार 1994 में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की सरकार फिलिस्तीन में बनाई गई और वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा किए गए इलीगल ऑक्यूपेशन को 3 भागों में बांटा गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें एक एरिया वो होगा जो कि फिलिस्तीन की गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाएगा, दूसरा एरिया वो होगा जिसको इजराइल की गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाएगा, और थर्ड एरिया वो होगा जिसको दोनों ही कंट्रीज के द्वारा मिलकर गवर्न किया जाएगा। क्योंकि इजराइल के द्वारा किए जा रहे इलीगल ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए इस ओस्लो पीस अकॉर्ड में कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए ये कुछ ही समय तक कारगर रहे और साल 1995 में हमास की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ओस्लो पीस अकॉर्ड को साइन किया था, उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद हमास ने साल 1996 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया और पूरी तरीके से इजराइल की बॉम्बिंग करने का डिसीजन लिया। आखिर में तंग आकर इजराइल ने गाज़ा पट्टी को इन्वेड किया और अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन साल 2005 में इजराइल गाज़ा पट्टी से निकल गया। इसके बाद फिलिस्तीन में चुनाव हुए और इन चुनावों में पहली बार हमास ने फतह पार्टी को इलेक्शन में हरा दिया और गाज़ा पट्टी पर अपना कंट्रोल पूरी तरीके से ले लिया। इसके बाद मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट साल 2007 में होती है, जब हमास और फतह पार्टी के बीच में डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। नतीजा, फिलिस्तीन 2 भागों में बट जाता है। अब हुआ ये कि फतह पार्टी वेस्ट बैंक में रूल कर रही थी, जिन्होंने अपना कंट्रोल गाज़ा पट्टी में हमास के हाथों खो दिया था। अब हुआ ये कि इजराइल के खिलाफ हमास ने अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के चलते मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखे, जिसकी वजह से इजराइल ने साल 2014 में और साल 2021 में गाज़ा पट्टी की हैवी बॉम्बिंग की। लेकिन अब जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, इसके पीछे मेन रीज़न इजरायली फोर्सेज द्वारा अल अक्सा मॉस्क में किया गया वॉयलेंस रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। साथ ही इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जेरूशलम में लगातार विजिट करना भी इसके पीछे एक मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न बताया जा रहा है। इन इंसिडेंट को हमास ने अपनी बेइज्जती के रूप में देखा और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के खिलाफ अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 20 मिनट के अंदर ही हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी। वहीं कुछ दूसरे न्यूज़ आउटलेट जो कि इजराइल बेस्ड हैं, उन्होंने बताया कि मिसाइल जो छोड़ी गई उनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास है। ये मिलिट्री ऑपरेशन इतना बड़ा था कि मिसाइल लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही हमास के कुछ आतंकवादी पैराग्लाइडिंग के थ्रू इजराइल की टेरिटरी में घुस गई। लैंड पर भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर हमास के कुछ आतंकवादी इजराइल और गाजा के बीच में की गई फेंसिंग को तोड़कर इजरायली टेरिटरी में घुस गए। ठीक ऐसा ही भूमध्य सागर के पास भी किया गया। मैप में जो रेड पोर्शन आप देख रहे हो वो है गाजा पट्टी और जो रेड डॉट आप देख रहे हो वो है इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए एग्जिट पॉइंट। इन चेक पॉइंट्स में से ज्यादातर साल 2011 से साल 2005 से ही बंद पड़े हुए हैं और इनको हाईली सिक्योरिटी इजराइल की मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करती है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसमें रेड स्टार हैंगे वो इजराइल के ऊपर किए गए हमास के रॉकेट स्ट्राइक हैंगी, जो ऑरेंज और येलो कलर के स्टार हैं वो इजरायली फोर्सेस द्वारा हमास पे किए गए हमले के निशान हैं, और जो ब्लू कलर के बॉक्स हैं वो टाउन्स हैं जिनको इजराइल में घुसकर हमास ने इन्वेड किया है। क्या हमास के रॉकेट इतने पावरफुल थे कि उन्होंने तेल अवीव को हिट कर लिया? देखिए, बहुत से रॉकेट हैं जिन्होंने तेल अवीव को हिट किया है। इजराइल के पास अगर आयरन डोम है तो आपको बता दो कि M302 इसके अलावा M75 जैसी मिसाइलें भी हमास के पास हैं। इनकी रेंज 75 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक की हैं, जो कि तेल अवीव को फुल कवर करती हैं। बट वेट, इजराइल को तो कम नुकसान हुआ होगा क्योंकि हमने सुना है इजराइल के पास आयरन डोम है। देखिए, इजराइल के पास आयरन डोम है बिल्कुल, लेकिन इस बार मिसाइल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। मैथमेटिकल एस्पेक्ट में अगर आपको इसको समझना है तो आयरन डोम का एक रडार 70 किलोमीटर की रेंज में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और एक बार में 20 मिसाइलों को ही रोक सकता है। इस बार 160 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें छोड़ी गई थी और इनकी संख्या 5000 से ज़्यादा थी, इसलिए इस बार आयरन डोम इजराइल को हमले से बचा पाने में नाकाम रहा। नतीजा, इजराइल की सीमा जो गाजा पट्टी से लगती थी उन एरियाज में हमास ने अपना कंट्रोल बना लिया। इस मैप में आप जो येलो कलर का एरिया देख रहे हैं ये वो एरिया है जो हमास ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपनी शुरुआती फेज में इजराइल के खिलाफ हमास का ये मिलिट्री ऑपरेशन इतना इंटेंसिव था कि इस येलो कलर के एरिया में इजराइल के 4 मिलिट्री बेस के ऊपर हमास ने अपना कंट्रोल बना लिया और एक पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से मिसाइलों से तबाह कर दिया। समय लगा, शाम हो गई, लेकिन इजराइल संभल गया। इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसको नाम दिया आयरन स्वॉर्ड। मुझसे पूछिए तो अभी इजराइल के इस मिलिट्री ऑपरेशन का फेज 1 ही चल रहा है, जहां पर गाजा में जाकर हमास के आतंकवादी संगठनों के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक की जा रही है।
नेक्स्ट फेज में इजरायली फोर्सेस गाजा की लैंड इन्वेजन करेंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक ज़रूर होगा। इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशन को समझने के लिए आपको गाजा की थोड़ी सी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो नॉर्थ का पोर्शन है वहाँ पे हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। बेसिकली जो गाजा की पॉपुलेशन हैगी वो नॉर्थ में ही सेंट्रिक हैगी। 40 से 60% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ में ही रहती है। इसके अलावा जो मेन शेल्टर हैंगे रेफ्यूजीज़ के वो भी नॉर्थ में ही हैं। इसराइल का ये मिलिट्री ऑपरेशन और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसराइल ने नॉर्थ के इस पोर्शन के लिए ही अपनी एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से ये कहा है कि वो गाज़ा के नॉर्थ के पोर्शन को छोड़ के साउथ के पोर्शन में चले जाएं। इससे रिलेटेड इसराइल की जो एयरफोर्स हैगी जो कि साल 2005 से ही गाज़ा के एयर स्पेस को डोमिनेट कर रही है, उन्होंने वहाँ पर वार्निंग से संबंधित चिट नोट्स को रिटर्न फॉर्मेट में एयर ड्रॉप किया है। इसलिए यहाँ पर प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान हो चुका है कि इसराइल जो गाज़ा की इन्वेजन करेगा ये काफ़ी ब्लडी होगी और ऐसा हुआ भी। अभी हाल ही में इसराइल ने जब गाज़ा के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो हॉस्पिटल में कई बच्चे मारे गए। ये वॉर छोटी नहीं होगी। आपको बता दूं रिसेंटली इसराइल ने अपने $30 बिलियन से ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व को बेच दिया सिर्फ इसलिए ताकि अपनी करेंसी को स्टेबल कर सके और इस वॉर के दौरान इसराइल के सामने आने वाले इकोनॉमिक बर्डन को फेस कर सके। देखिए इसराइल अब बिल्कुल भी एक सॉफ्ट स्टांस नहीं अपना पाएगा। इसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बेंजामिन नेतन्याहू की कमज़ोर छवि। इस समय इसराइल में क्या है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू इस समय एक कोएलिशन की सरकार चला रहे हैं जिसमें जो विद इन दूसरी पार्टियां हैं वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपको पता कैसे नहीं चला, मोसाद किस तरीके से नाकाम हो गया, आखिर हिजबुल्लाह के कॉन्टैक्ट में रहकर हमास ने किस तरीके से फेंसिंग को बाईपास करके इतना आर्मी से रिलेटेड स्टॉक पाइल, इतना एमुनेशन इकट्ठा कर लिया और ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिया। एक और मेन रीज़न इसराइल में जुडिशरी रिफॉर्म के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट हैं। आपको बता दो कि ये प्रोटेस्ट इसराइल के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं। इन सभी इशूज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये साफ है कि इसराइल बिल्कुल भी एक सॉफ्ट स्टांस इसराइल हमास के खिलाफ नहीं अपनाने वाला है। इसके पीछे एक और मेन रीज़न है वो है इसराइल की साइकोलॉजी। इसराइल की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो उनकी हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक अमेरिका की तरह है। अपने एक सैनिक के लिए भी कई बार वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं। साल 2008 के आसपास की कहानी अगर मैं याद कर पाऊँ ठीक से, तो तब इसराइल के 2 सैनिकों को हिजबुल्लाह ने किडनैप कर लिया था और लेबनान लेकर चले गए थे। इसराइल ने बाद में लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह की हैवी बॉम्बिंग की थी। ठीक है, ऐसा ही एक बार इसराइल के साथ और हुआ था जब इसराइल के एक सिटीजन को हमास ने किडनैप कर लिया था और इसके बदले में अपने टेररिस्ट साथियों को छुड़वाया था। जबकि इस बार साफ कर दिया गया है कि इसराइल किसी भी तरीके की बार्गेनिंग नहीं करने वाला है। आपको बता दो कि इस बार कई 100 लोगों को इसराइल के जो थे नागरिक उनको बंदी बनाया गया है। देखिए सोशल मीडिया पे इस तरीके के मीम वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया है कि फिलिस्तीन ने इस बार इसराइल को छेड़ा है और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल पर हुए इस आतंकवादी हमले के बाद वर्ल्ड कंट्रीज़ ने इसराइल के फेवर में अपना सपोर्ट दिखाया। आईफिल टावर पर, इसके बाद वाइट हाउस पर, यूके के 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बर्लिन के ब्रांडबर्ग गेट, सिडनी के ओपेरा हाउस, यूएस के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इन सभी जगहों पर इसराइल के फ्लैग को शो किया गया। साथ ही में बिलियनर बिल एकमैन ने कहा कि प्रो हमास स्टूडेंट्स को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन और गाज़ा के सपोर्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान सामने आए जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विक्ट्री को गाज़ा के लोगों को समर्पित किया। साथ ही में यूके, इसके अलावा कुछ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ में भी प्रो हमास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। साथ ही में रशिया यूक्रेन की लड़ाई में शामिल चेचन्या फाइटर्स ने भी फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। हमास ने जो ये आतंकवादी हमला इसराइल के ऊपर किया है इसकी टाइमिंग बहुत खास हैगी। देखिए कुछ समय से क्या हो रहा था, जो यमन में सिविल वॉर चल रहा था ये भी काफ़ी ठंडे बस्ते में जा चुका था। दूसरी तरफ अगर ध्यान दें तो इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे थे और सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्निशन देने के एक स्टेप और पास आ गया था। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरेबिया में भी रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे थे और ये बात हमास अच्छे से जानता था अगर ऐसे ही परिस्थितियां इसराइल के फेवर में बनती रहेंगी तो आने वाले समय में अरब कंट्री इसराइल की रिकॉग्निशन को स्वीकार कर लेंगी। ऐसे में G20 सम्मेलन में IMEC की घोषणा यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको G20 सम्मेलन में प्रपोज किया गया था, इसमें इसराइल भी एक पार्ट था। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि इसराइल के खिलाफ हमास ने अपना आतंकवादी हमला इस प्रोजेक्ट की घोषणा के कुछ समय बाद ही किया। देखिए चाहे कोई भी मोटिव रहा हो जिस वजह से हमास ने ये इसराइल के खिलाफ आतंकवादी हमला किया, लेकिन इसका नतीजा ये एक होगा कि IMEC का जो ये प्रोजेक्ट था अब ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए इसराइल के फेवर में अपना ओपिनियन रखा है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसराइल के लिए ट्वीट कर वहां के लोगों के लिए अपनी सिंपैथी शो करी। फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन में शुरू करे गए ऑपरेशन गंगा के बाद अब इसराइल में ऑपरेशन अजय शुरू करा है, जहां पर इसराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लेकर आया जा रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि इस बार इसराइल नॉर्दर्न पोर्शन की इन्वेजन तो करेगा लेकिन साथ ही में उसको इसराइल के एरिया में शामिल कर लेगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई हमास से है और इस बार वो हमास को जड़ से मिटा देंगे। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज इस इशू को रिजोल्व करवाती हैं या फिर इसमें खुद इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।